अजीत पवार पर कभी नरम और कभी गरम शरद पवार का रवैया पार्टी में हुई बगावत के बाद से ऐसा ही रहा। कभी वे पार्टी में टूट की परिभाषा बताते हैं तो कभी अजीत पवार को अपनी पार्टी का नेता, फिर कभी ये कहते हैं कि मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। शरद पवार की सियासत इसी अंदाज में चल रही है। लेकिन अब अजीत पवार ने शरद पवार गुट पर काउंटर अटैक शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत अजीत पवार ने बारामती से ही की, जहां उनकी शानदार और जोरदार रैली हुई। इस रैली के तुरंत बाद छगन भुजबल ने शरद पवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। छगन भुजबल ने कहा कि शरद पवार ने ही अजीत पवार को बीजेपी से बात करने के लिए भेजा था और सब कुछ हो जाने के बाद उन्होंने अपने पैर वापस खींच लिए। छगन भुजबल ने शरद पवार से तीखे सवाल पूछे और कहा, मैं आपसे 2014 से आज तक की घटनाओं के बारे में पूछना चाहता हूं। आपने अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, जयंत पाटिल को दिल्ली जाने, चर्चा करने और मंत्री पद के साथ साथ विधायक और सांसद की सीटें भी मांगने को कहा। यहां तक कि जयंत पाटिल भी उस सूची में थे। अब क्या हुआ? उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग पवार के मंच से भाषण दे रहे हैं वे सभी भाजपा से हाथ मिलाने वाले पत्र पर हस्ताक्षर करता हैं। ये भुजबल का विधानसभा क्षेत्र था, जहां अजीत पवार और उनके समर्थक नेताओं के विद्रोह के बाद पार्टी का पुनर्निर्माण करने की घोषणा के बाद पवार ने पहली सार्वजनिक रैली की थी। भुजबल ने कहा, यहां एकत्र हुए लोग अपने आप में इस बात के सबूत हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा के साथ है और राष्ट्रीय कम्युनिस्ट अध्यक्ष अजीत दादा हैं। उन्होंने दोहराया कि सभी राष्ट्रीय कम्युनिस्ट विधायकों ने भाजपा को समर्थन देने वाले एक पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने दावा किया कि ये शरद पवार ही हैं जो 2014 से हमें भाजपा की ओर धकेलने का तरीका दिखा रहे हैं। इस बीच विपक्ष की ओर से बनाए गए गठबंधन की ओर से दावा किया जा रहा है कि शरद पवार सहित सभी नेता भाजपा को 2024 में सत्ता से हटाने के लिए एकजुट होकर तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जमकर प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ ही केजरीवाल ने बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारियां शुरू कर विपक्षी गठबंधन में खलबली मचा दी। अब केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलते हुए अखिलेश यादव ने भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी तेज कर दी है। मतलब कि बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए बने विपक्षी 26 की एकजुटता सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही सीमित रहेगी। राज्यों में सारी पार्टियां एक दूसरे के साथ दो दो हाथ करती दिखेंगी और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ली गई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में ये एकजुटता शायद देखने को न मिले, क्योंकि क्षेत्रीय दल विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरने की योजना बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बाद गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी ने भी मध्य प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। मध्य प्रदेश में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस और सपा दोनों ही विपक्षी गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने किसी गठबंधन के बिना अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। राज्य में सपा प्रमुख रामायण सिंह पटेल ने इस बात से इनकार किया कि पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने के मूड में है। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान की तरफ से उन्हें ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। ये घोषणा राजनीतिक तौर पर की गई है, जिससे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वे विपक्षी गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश की सीटों के बंटवारे को लेकर दबाव बना सकें। अखिलेश यादव ने एमपी को दोहानी और चितरंगी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। ये सीटें विंध्य क्षेत्र में आती हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। विंध्य यूपी बॉर्डर से लगता है। दोहानी सीट पर विश्वनाथ सिंह गौड़ मरकम और चितरांगी पर श्रवण कुमार सिंह गौड़ सपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश बॉर्डर से ही लगे बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल बेल्ट के मेहरांव, भंदर, निवारी और राजनगर के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई थी। रामायण सिंह पटेल ने बताया कि अखिलेश यादव की तरफ से अभी तक उन्हें कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने का कोई आदेश नहीं मिला। उन्होंने कहा कि गठबंधन का फैसला पार्टी हाईकमान लेती है। हालांकि उन्होंने गठबंधन की कोई संभावना उन्हें नजर नहीं आ रही। अखिलेश यादव ही इस पर फैसला लेंगे। रामायण सिंह पटेल ने कहा कि अखिलेश यादव ने राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कहा। प्रदेश अध्यक्ष का यह भी कहना है कि विपक्षी गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया है। विधानसभा चुनाव में सपा अपनी मर्जी से चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने से इनकार कर दिया और सपा उम्मीदवार का समर्थन करने का फैसला किया। उत्तराखंड के बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में सपा ने अपना उम्मीदवार उतारा, जबकि वहां बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान पिछले दिनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई दौरे कर चुके हैं। 19 अगस्त को रायपुर दौरे के दौरान अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटीज की घोषणा की और बीजेपी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश की विंध्य और सतना पर आम आदमी पार्टी का फोकस है। अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश की जनता से कई वादे किए और कहा कि सरकार बनी तो वे उन्हें जरूर पूरा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक में बहुत कुछ तय होना है। गठबंधन के बॉस से लेकर पीएम फेस तक और सबसे मुश्किल काम सीटों के बंटवारे तक की बातें तय की जानी हैं। लेकिन इन सब के पहले ही अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ताल ठोकनी शुरू कर दी। इससे बात नहीं बनी तो जिस बिहार में विधानसभा के चुनाव 2025 में होने हैं, उसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई कि हम लड़ेंगे, ऐसे लड़ेंगे, वैसे लड़ेंगे टाइप्स। जाहिर है कि इस किस्म की बयानबाजी का सीधा मतलब गठबंधन में तनाव के फैलने और उसके सहयोगी दलों पर दबाव बनाना है। आम आदमी पार्टी की इस बयानबाजी के बाद जदयू तो शांत रही, लेकिन आरजेडी ने साफ कह दिया कि ये सब गठबंधन की मर्यादा के खिलाफ है। कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के इस खेल को कायदे से समझ रही है कि केजरीवाल गठबंधन से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। वजह यह कि जिस दिल्ली और पंजाब पर आंखें टिकाए केजरीवाल बैठे थे, वहां कांग्रेस के नेता केजरीवाल के साथ गठबंधन का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल के इस गठबंधन में बने रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसी वजह से कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल गठबंधन छोड़ने का माहौल बना रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के बयान का भी जिक्र किया और इशारा किया कि भाजपा के कहने पर आम आदमी पार्टी ऐसा कर रही है। बिहार में आम आदमी पार्टी के लड़ने के ऐलान पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इसे गठबंधन से निकलने का संकेत बताया। लंबे समय से अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेते रहे दीक्षित ने कहा कि मैं लगातार कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी गठबंधन से निकलने का माहौल बना रही है। इसमें क्या है, हम जानते थे कि ऐसा होने जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अमित शाह ने इसे संसद में कहा था कि आम आदमी पार्टी भाग जाएगी। अमित शाह ने सार्वजनिक रूप से कह दिया था कि आम आदमी पार्टी क्या कर सकती है, इसलिए वे ऐसा करेंगे। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड ने यह कहकर अभी विवाद को टालने की कोशिश की कि बिहार चुनाव में अभी देरी है और लोकसभा चुनाव के लिए हुए गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी शामिल है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि बिहार में चुनाव अभी देर से हैं। गठबंधन के जो घटक दल हैं उसमें फिलहाल लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर सहमति बनी है। बिहार में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है। इन दलों के साथ आम आदमी पार्टी ने अगले लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। विपक्षी गठबंधन की कैसी तस्वीर सामने आएगी ये अब तक तय नहीं है, लेकिन इतना तय है कि मुंबई बैठक के बाद कई चीजें बदल जाएंगी और तस्वीर कुछ हद तक साफ हो जाएगी। इन सब के बीच नीतीश कुमार की भागदौड़ का कोई फल उन्हें मिलता नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार ने शुरुआत तो पीएम मटेरियल से की थी, ले देकर बात गठबंधन के संयोजक पर आकर अटक गई। बेंगलुरु में जब नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने का ऐलान नहीं हुआ तो वहां से मुंह लटकाकर वापस लौट आए, पर नीतीश कुमार हार नहीं माने, दिल्ली गए। लेकिन अफसोस, राहुल गांधी तो छोड़िए, अरविंद केजरीवाल तक ने मिलने का वक्त नहीं दिया। उसके बाद लालू यादव ने असली बात कह दी और गठबंधन में कोई एक नहीं कई संयोजक होंगे। मतलब कि नीतीश कुमार का पत्ता यहां से भी कट गया। अब बचा ही क्या? नीतीश कुमार के लिए अंगूर खट्टे हो गए। कोई और वक्त होता तो नीतीश अपना झोला उठाकर बीजेपी के साथ निकल जाते, लेकिन बीजेपी तो पहले से ही उनकी पलटी मार सियासत से नाराज बैठी है और मजबूरी अब यह है कि नीतीश कुमार चुपचाप जो हो रहा है वो देखें और ताली बजाएं। नीतीश कुमार से जब सवाल किया गया कि मुंबई की बैठक में आपको लेकर संयोजक आदि पर चर्चा होगी तो स्वीकार कीजिएगा, इस पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। हम तो बराबर ये बात कह रहे हैं, दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। हम सबको एकजुट करना चाहते हैं, सब कोई मिलकर करेंगे, व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में हैं। नीतीश कुमार के इस बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार हर बार यही कहते हैं, 2020 में भी उन्होंने यही कहा था, वे मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नीतीश बाबू ऐसे कैरेक्टर के नेता हैं जो वो कहेंगे नहीं करते हैं, लेकिन वो वही करेंगे। मैं नीतीश कुमार से छोटा हूं, यदि वे कहेंगे मैं संयोजक नहीं बनना चाहता हूं तो मैं कल्याण बीघा में उनके लिए कुटिया बनवाऊंगा जिसमें वे विश्राम करें। कार्यक्रम में पहुंचे नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव भी थे। नीतीश कुमार को गठबंधन के संयोजक बनाए जाने को लेकर किए गए सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी लोगों का जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा। हम लोग सभी मिलकर काम कर रहे हैं, कुछ एजेंडों पर बातचीत होगी। तेजस्वी ने भी कहा कि पार्टी जुड़ सकती है। मुंबई से पहले 2 बार बैठक हो चुकी है। पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई थी और इसमें 15 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया था। इसके बाद दूसरी बैठक बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को हुई थी जिसमें 26 दल के नेताओं ने हिस्सा लिया था। अब तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटाए जाने को लेकर सुनवाई जारी है, लेकिन इस दौरान कई ऐसी बातें हुई जो आर्टिकल 370 और 35A के समर्थक कपिल सिब्बल जैसे वकीलों की नींद उड़ाने के लिए काफी है।
सुनवाई के आरंभ में कपिल सिब्बल और दूसरे वकीलों ने ऐसी ऐसी दलीलें दे डाली जिसके चलते ये लगने लगा कि आर्टिकल 370 और 35A ऐसी है जो अटल और अमर है। इसके सामने देश का कोई संविधान कोई मायने नहीं रखता। कपिल सिब्बल और उनके साथ कई वकील इसी किस्म की दलीलें देते रहे, लेकिन जब बारी तुषार मेहता और भारत सरकार के वकीलों की आई तो सबकी बोलती बंद हो गई और विरोधी दलों की धज्जियां उड़ गईं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A का हटाए जाने पर भी बात हुई, जिसे खुद चीफ जस्टिस ने एक तरह से सही फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 35A तो जम्मू कश्मीर के लोगों की मूलभूत अधिकारों को ही छीन लेता था। इस पर बात करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों की एक अलग ही कैटेगरी बना ली गई थी। इससे बाहर के लोगों को नौकरियां समेत तमाम चीजों में मौका नहीं मिलता था। और इसी पर बात करते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि एक तरह से आर्टिकल 35 से जम्मू कश्मीर के लोगों के सारे मूलभूत अधिकारों को ही छीन लेता था। आप 1954 का आदेश देख लीजिए जो संविधान के पार्ट 3 पर लागू होता था। इसके चलते राज्य सरकार के तहत रोजगार, अचल संपत्ति की खरीद और राज्य के नागरिक के तौर पर अधिकार जैसे मूलभूत अधिकार नहीं मिलते थे। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 16(1) भी नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर की समानता की बात करता है, लेकिन आर्टिकल 35A उसे छीन लेता था। इस तरह राज्य के स्थायी नागरिक का दर्जा पाए लोगों के लिए अलग कानून होता था और दूसरे लोगों के लिए कानून की अलग व्यवस्था होती थी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आर्टिकल 370 के चलते कश्मीर में अलग ही व्यवस्था चल रही थी। उन्होंने कहा कि 2019 तक राज्य में शिक्षा का अधिकार कानून लागू नहीं था, जो आर्टिकल 21A के तहत मूल अधिकार है। इसकी वजह से कि आर्टिकल 370 की बाधा के चलते इसे कभी लागू ही नहीं किया जा सकता। इसी पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 1976 में संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन किए गए थे वह भी कश्मीर में कभी स्वीकार नहीं किए गए। इस तरह सेक्युलरिज्म और समाजवाद जैसी चीजों को भी अपनाया नहीं गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस दौरान सदन में हुई बहस का जिक्र करते हुए कहा कि संसद मानती थी कि आर्टिकल 370 अस्थायी व्यवस्था है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये व्यक्तिगत विचार थे, ऐसा सामूहिक रूप से संसद ने नहीं कहा था। तुषार मेहता ने कहा कि इसके चलते जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान तक लागू नहीं हो पा रहा था। उन्होंने कहा कि 2019 तक जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के जज जो शपथ लेते थे उसमें राज्य के संविधान की बात कही जाती थी। उन्होंने कहा कि वे जज काम भारत के संविधान के तहत करते थे, लेकिन शपथ जम्मू कश्मीर के संविधान के नाम की लेते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।